नान वाला। मिलिए केशव से, जो कि मोहन नगर गांव के अंदर चुरचुर नान का ठेला लगाया करता। उसके नान खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते। और भाई काशी, कितने रुपए की थाली दी है और क्या क्या दे रहे हो अपनी चुरचुर नान की थाली में? भाई साहब, 80 रुपए में 2 सब्जी, 2 नान, रायता, सलाद सब है। बताइए, लगा दूं आपके लिए चुरचुर नान की थाली बिल्कुल घर वाली। भाई 80 रुपए में तुम भर पेट खाना खिला रहे हो। 2 नान में तो पेट भर जाएगा। एक काम करो, 1 प्लेट लगा दो। अगर बढ़िया लगेगी तो 1 प्लेट अपनी घरवाली के लिए भी पैक करवा ले जाऊंगा। वैसे भी सुबह से मुंह फुला कर बैठी है। अभी लगा देता हूँ भाई साहब, आपकी बीवी और आप दोनों खुश हो जाएंगे मेरी चुरचुर नान की थाली खाकर। काशी ने अब उस ग्राहक को चुरचुर नान की थाली लगाकर दे दी और ग्राहक ने जैसे ही उसकी थाली खाई तो खुश होकर कहने लगा, सच में भाई मजा आ गया तुम्हारी चुरचुर नान की थाली खाकर। क्या नान बनाते हो यार, तो मुंह में जाते घुल जाते हैं और सब्जियों का स्वाद भी बड़ा अच्छा है। और ये रायता भी कितना उम्दा है। एक रायते का गिलास और दे दो जरा। एक और रायते के गिलास के 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। कोई बात नहीं, दे दो। जब 80 खर्च किए हैं तो 10 और करने में कुछ नहीं जाएगा। उस ग्राहक ने 10 रुपए और देकर रायता लिया और पीकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। काशी की चुरचुर नान की थाली बहुत अच्छी बिका करती और दूर दूर से लोग उसकी चुरचुर नान खाने के लिए आया करते। एक दिन वो घर आया तो उसकी बीवी मेघा ने कहा, क्या बात है, आजकल तो आप घर पर बिल्कुल भी समय नहीं बिताते हैं। सुबह तड़के ही अपना ठेला लेकर चले जाते हैं और रात को भी बहुत देरी से आते हो। थोड़ा समय परिवार को भी दिया करो। ये सब कुछ मैं अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ और मेरे ग्राहक भी तो मेरा परिवार ही है, इसलिए समय का पता ही नहीं चलता। मेघा, तुम फिक्र मत करो। जब मेरा काम अच्छे से जम जाएगा तो मैं अपने पास किसी आदमी को काम के लिए रख लूंगा और उसके बाद मैं परिवार के साथ समय भी बिताया करूंगा। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। तब तक आप हाथ मुंह धो आओ। अब काशी और मेघा अपने 2 बच्चों के साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद काशी सो जाता है। अगली सुबह वो जैसे ही अपने ठेले पर जाता है तभी वहाँ पर एक रघु नाम का आदमी आकर कहता है, साहब, आपका नान का काम तो बहुत अच्छा चलता है। मुझे भी अपने साथ काम के लिए रख लीजिए। मुझे सिर्फ 5,000 रुपए महीना दे देना। मुझे काम की सख्त जरूरत है। साहब, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। रघु की इस बात को सुनकर काशी ने अपने मन में कहा, वैसे भी मेघा कहती है कि मैं उसे अपने ठेले की वजह से समय नहीं देता। अगर मैं इसको अपने साथ काम पर रख लूंगा तो इसी बहाने मैं अपने परिवार को समय भी दे पाऊंगा। ठीक है, तुम कल से आ जाना। तुम्हें सफाई करनी है और ग्राहकों को चुरचुर नान परोसने। पैसों का सारा बंदोबस्त मैं संभाल लूंगा, तुम्हें ग्राहक संभालने। अब काशी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि रघु उसके पास काम करने के लिए सस्ते दाम पर जो आ गया था। ऐसे ही अगले दिन जब काशी किसी काम में व्यस्त होता है तो एक औरत चुरचुर नान खाने के लिए आती है और रघु उससे कहता है, बहन जी, काशी भाई की चुरचुर नान होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये 1 हफ्ते पहले से ही सब्जी बनाकर रख लेते हैं। मेरी मानो तो आप भोला नाम वाले के पास जाकर नान खा लीजिए। वो बिल्कुल ताजा नान बनाता है, वो भी 60 रुपए प्लेट में। सच में भाई, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। वैसे भी जो इंसान ठेले पर काम करता है उसी को पता होता है कि अंदर खाना कैसे बन रहा है, किस तरह का सामान इस्तेमाल हो रहा है। वो औरत ही बोलकर बिना नान खाए वहाँ से चली जाती है। जब काशी का ध्यान उस औरत पर जाता है तो वो रघु से कहता है, क्या हो गया रघु, वो बिना खाना खाए यहाँ से क्यों चली गई? साहब, वो तो बस यहाँ किसी का पता पूछने के लिए आई थी, इसलिए चली गई। रघु ऐसे ही कई ग्राहकों को कुछ भी झूठ बोलकर काशी के ठेले से भगा दिया करता, या फिर जब वो नान खाने के लिए आया करते तो उनकी सब्जी में ज्यादा पानी मिला दिया करता, जिस वजह से सब्जी का स्वाद बिगड़ जाया करता। काशी का काम धीरे धीरे कम हो गया था। उसे एक दिन घर पर उदास बैठे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है जी, अब तो आप परिवार के साथ समय भी बिताने लगे हैं और रघु ने आपका काम भी संभाल लिया है, फिर भी आप बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? मेघा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब से रघु आया है तब से तो काम बढ़ जाना चाहिए, बल्कि काम दिन पर दिन घटता जा रहा है। कभी कभी हमारी आंखों के सामने ही सच्चाई होती है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये काम आपने अपने खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया है। मेघा की बात काशी को बिल्कुल ठीक लगती है, जिसके बाद अब वो रघु पर नजर रखने लगता है। एक दिन काशी रघु को ठेला बंद करने के बाद भोला नान वाले के पास जाते देख लेता है, जो उसे 500 रुपए देकर कहता है, ये ले रघु तेरे इस हफ्ते के पैसे। बस ऐसे ही काशी के सारे ग्राहकों को भड़काकर मेरे ठेले पर भेजता रहना। जैसे उसका ठेला बंद होगा ऐसे ही मैं तुझे माला माल कर दूंगा। काशी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि रघु ने उसके साथ विश्वासघात किया था।
जिसके बाद अब अगले दिन जब ठेले पर रघु आता है तो काशी कहता है, तुम्हारी इस ठेले पर कोई जरूरत नहीं है रघु। अब से तुम भोला के ठेले पर ही जाकर काम करोगे और तुम्हें तुम्हारे पूरे महीने की तनख्वाह मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ बेईमानी करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, उसने मुझे पैसों का लालच दिया था। कोई बात नहीं, तुम अपना लालच अपने पास रख लो और मैं अपने नान का ठेला और अपनी वफादारी अपने पास रख लेता हूँ। काशी अब रघु का हिसाब किताब करके उसे वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद वो फिर से खुद मेहनत करके चुरचुर नान बेचने का काम शुरू करता है। उसके जितने भी ग्राहक उसके ठेले पर आने बंद हो गए थे, वो धीरे धीरे वापस उसके ठेले पर आने लगते हैं। वहीं भोला भी रघु को दुत्कार कर भगा देता है। अरे चल निकल जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं पैसे देने वाला हूँ और न ही तुझे काम पर रखने वाला हूँ। एक काम दिया था तुझसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ, निकल जा यहाँ से। रघु ने खुद से कहा, मैंने चुरचुर नान वाले भाई साहब के साथ बहुत गलत किया, शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। अब इस गांव में मेरा रुकना ठीक नहीं, मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ। जहाँ एक तरफ रघु अब गांव छोड़कर चला जाता है, तो वहीं भोला अपनी चालबाजियों के बाद भी काशी के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में नाकामयाब रहता है। काशी ने फिर से बढ़िया सब्जी और नान बनाने शुरू कर दिए थे, जिससे ग्राहक खुद ही उसके ठेले पर चले आते। कुछ भी बोलो काशी भाई साहब, जब से आपने रघु को अपने ठेले से हटाया है, बहुत बढ़िया किया। मैंने तो उसे खुद कई ग्राहकों को चुगली करते हुए सुना था, लेकिन फिर मैंने इस मामले में पड़ना ठीक नहीं समझा। हाँ भाई साहब, वो जानबूझकर हमें सब्जी में मिलावट करके देता था और नान भी ठंडा देता था ताकि हम आपके ठेले पर आना बंद कर दें। लेकिन देखो, आखिर उसकी सारी चाल नाकामयाब हो गई और आपके चुरचुर नान का स्वाद हमें आपके पास खींच कर ले आया। अब मैं किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करूंगा। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे ग्राहकों को हमेशा बढ़िया चुरचुर नान खाने को ही मिलेंगे। और इस तरह कर चुरचुर नान वाला अपने जीवन में हमेशा सफलता हासिल करता है। रूपाली के पति मोहन का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो अपाहिज हो गया। अब वो घर पर ही रहने लगा, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया। रूपाली के साथ उसकी सास विमला भी रहती थी, जो रूपाली को बहुत परेशान करती थी। सारा दिन न जाने क्या क्या करती हो। अरे उधर देखो, बेचारा मेरा बेटा भूखा पड़ा है, उसे जाकर खाना दे। अपने पति की ठीक से देखभाल भी नहीं होती तुझसे। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? आप तो जानती हैं घर के हालात कैसे हैं। कल मंदिर से जो भंडारा मिला था वो मैंने आपको और इन्हें खाने को दे दिया था। मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। हैं? तो हमें क्या पता था, हमें लगा तू खाकर आई होगी। अच्छा जा, अब यहाँ दिमाग मत खा और कुछ भीख मांग कर ले आ और मेरे बेटे को खाने को दे, समझी? रूपाली घर से निकल गई। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर एक ढाबे पर गई, जहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उस ढाबे के डस्टबिन की तरफ जाती है, फिर उसमें से रोटियां बिनकर घर लाती है और अपने पति को खाने को देती है। उसमें से कुछ रोटी वो अपनी सास को भी देती है। फिर वो अगले दिन उस ढाबे के मालिक से मिलती है। सेठ जी, ये रोटियां कैसे बनाते हो, मुझे भी बताइए ना। वो तो तुम यहाँ काम करके सीख सकती हो। वैसे भी मुझे यहाँ काम वाली की जरूरत है, लेकिन हाँ, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, बस दिन की 6 रोटी मिलेंगी, समझी? और जब तुम काम सीख जाओगी तो कुछ पैसे भी दे दूंगा। अब रूपाली सेठ के यहाँ साफ सफाई और तंदूरी रोटियां बनाने का काम करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद एक रोज उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, अब तो मैं तंदूरी रोटी बनाना सीख गई हूँ, अब तो आप मुझे कुछ तनख्वाह दे दीजिए। अच्छा, जो मेरे यहाँ से रोज की 5-6 रोटियां लेकर जाती है, उसका क्या? अन्य क्या मुफ्त में आता है? एक तो मैं फ्री में खाना देता हूँ, ऊपर से इसे पैसे भी चाहिए। लेकिन आपने ही तो कहा था। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? चल निकल जा अब यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना अपनी। चल। मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा। वो सेठ कुछ नहीं देने वाला, वो तो बस हम गरीबों का खून चूसना जानता है। दीदी, अब तुम जैसी तंदूरी रोटी बनाती हो ना, उसके जैसा स्वाद तो किसी की भी रोटी में नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब अपना खुद का तंदूरी रोटी बनाने का काम शुरू करो। मेरे पास से कुछ पैसे रखे, इससे तुम खुद का काम शुरू करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजू। रूपाली मिट्टी इकट्ठी करती है और उससे मिट्टी का तंदूर बनाकर तैयार कर लेती है। और अगले ही दिन से वो और राजू एक ठेले के पास खड़े होकर दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनाकर बेचने लगते हैं, जिसके स्वाद की खुशबू से लोगों की भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आती है। बहन जी, सुना है बहुत ही अच्छी तंदूरी रोटी बनाती हो तुम, है?
जरा हमें भी एक प्लेट लगा दो भाई। जी भाई साहब। भाई वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है इसमें, आहा, मजा ही आ गया, वाह 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 वाह। अब तो आसपास के गांव से भी लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। राजू और रूपाली दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और उन्होंने खुद का एक ढाबा खोल लिया। इस तरह रूपाली के सारे दुख अब खत्म हो चुके थे और अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी।